हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज का जो है, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खान सर का इकोनॉमिक्स का क्लास नोट्स है। ठीक है, इसमें हम लोग अगले वीडियो चैनल पर डाल दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक होने बहुत ही यानी प्रायोरिटी के बारे यानी गरीबी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो को बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स का नोट्स है खान सर के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं गरीबी प्रायोरिटी। गरीबी उन वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति का अभाव है जो व्यक्ति तथा उसके परिवार के स्वास्थ्य और कुशलता को बनाए रखने में आवश्यक है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। गरीबी वह 5 मूलभूत चीज़ों में से एक है से अधिक है कमी हो जाती है। पहला है भोजन, दूसरा है वस्त्र, तीसरा है आवास, चौथा है शिक्षा और पांचवा है चिकित्सा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर करने की असमर्थता है, यानी जब निम्नतम जीवन यापन स्तर भी प्राप्त नहीं किया जा सके। ठीक है, आगे देखेंगे। विश्व बैंक के अनुसार वह व्यक्ति जिसकी प्रतिदिन की आय $2 से कम है वह गरीबी है। BM और N रथ फार्मूला 1971। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रतिदिन 2400 कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक धनराशि है। आगे देखेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति 2009। इसमें कैलोरी के स्थान पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय को आधार बनाया गया। शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया प्रति व्यक्ति माह 33 रुपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 रुपया प्रति माह 27 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले लोग गरीब हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। राजन समिति 2012। आगे देखेंगे हम लोग। शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह 47 रुपये प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये प्रति व्यक्ति की प्रति माह 32 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले लोग गरीब हैं। आगे देखेंगे हम लोग। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO 2019 में NSSO और CSO के विलय से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन हुआ। 2019 से पहले भारत में गरीबी का अनुमान NSS के द्वारा किया जाता था, जिसकी स्थापना 1950 में हुआ, जो केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन था। आगे देखेंगे हम लोग। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नीति आयोग। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 1993 से 94 तक गरीबी का निर्धारण URP के आधार पर किया जाता था। लोगों के टनके और 30 दिनों के उपभोग व्यय के बारे में पूछा जाता था। और 1999 से 2000 से NSS के वर्तमान में NSS मिश्रित संदर्भ अवधि MRP को अपनाया गया। इसमें पिछले एक साल में लोगों के किए व्यय को बारे में पूछा गया। गरीबी देखेंगे यहाँ पे।
गरीबी के प्रकार, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम लोग निरपेक्ष गरीबी से अर्थ उस न्यूनतम से है जिसकी एक परिवार के लिए आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक होती है तथा जिसके वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ है। सापेक्ष गरीबी आय की असमानताओं के आधार पर परिभाषित इस संबंध में विभिन्न वर्गों या देशों का निर्वाह स्तर पर प्रति व्यक्ति आय की तुलना करके गरीबी का पता लगाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग सापेक्ष गरीबी मापन विधियाँ। लॉरेंज वक्र विधि, गिनी गुणांक। लॉरेंज वक्र विधि देखेंगे, लॉरेंज 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था। किसी देश के लोग के बीच आय की विषमता को ज्ञात करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय के स्तर के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं गिनी गुणांक 1912 में इटालियन स्वास्थ्यविद करोड़ों गिनी या आय में वितरण की विषमता को मापने का सबसे प्रचलित विधि है। आय के प्रत्येक युग्म के बीच आय अंतर की माप करता है। आगे देखेंगे जीनी कॉन्स्टेंट गिनी गुणांक छायांकित क्षेत्रफल बटा इक्वल टू छायांकित क्षेत्रफल समानता रेखा के नीचे संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिया गया देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखेंगे बेरोजगारी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी वह आर्थिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति को समय पर उसके योग्यता के अनुसार उचित मूल्य पर रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगारी के कई स्वरूप होते हैं। संचारात्मक बेरोजगारी, जब मांग में परिवर्तन हो और मांग में कमी हो जाए तो उसे उत्पन्न बेरोजगारी को संचारात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह दीर्घकालीन होता है। आस्थगित धन की कमी के कारण यह संचालक या दाढ़ागत बेरोजगारी का उत्पन्न होती है। भारत में सबसे ज़्यादा संचारात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। आगे देखेंगे चक्रीय बेरोजगारी, जब मांग पूरी तरह समाप्त हो जाए अर्थात समग्र मांग के अभाव फैक्ट्री बढ़ जाए, उससे जुड़े सभी लोग बेरोजगार होते हैं। एग्जाम्पल में देखिए नोकिया फैक्ट्री, परिवहन, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, उपभोक्ता। ठीक है, यहाँ पर देख लें घर्षणात्मक बेरोजगारी, जब तकनीकी विकास होता है तो पुराने तकनीकी के लोग जब तक के लिए बेरोजगार हो जाते हैं जब तक कि वो नई तकनीक सीख नहीं जाते हैं, अर्थात नई नौकरी को खोजने के दौरान हुई बेरोजगारी घर्षणात्मक होती है। यह अल्पकालीन होती है। यह भारत के शहरी क्षेत्र में देखी जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग छिपी बेरोजगारी, अदृश्य प्रछन्न, वह बेरोजगारी जिसमें मजदूर काम कर लगा हुआ है तो दिखता है कि किंतु उसकी उत्पादकता सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात उसे नौकरी से हटा दिया जाए तो उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कृषि क्षेत्र में यही बेरोजगारी देखी जाती है। आगे देखेंगे मौसमी बेरोजगारी, वैसी बेरोजगारी जो किसी खास मौसम में आती है, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। एग्जाम्पल में देख लेंगे कटाई के बाद किसान में जूस, ठंडी में जूस। शिक्षित बेरोजगारी, जब किसी व्यक्ति को उसके योग्यता के आधार पर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। इसमें मजदूर अपनी कुल क्षमता से कार्य नहीं करता है। आगे देखेंगे हम लोग
राष्ट्रीय आय, ठीक है। राष्ट्रीय आय के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की विधियाँ, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की 4 विधियाँ। उत्पादन, इस विधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं को मूल्य को जोड़ा जाता है। यह जीडीपी को दर्शाता है। इसमें दोहरे गणना की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण अंतिम वस्तु के मूल्य को जोड़ा जाता है। उत्पन्न एनएनपी पर इक्वल टू एनएनपी माइनस टैक्स प्लस साइड सकल मूल्यवर्धन विधि, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। देखेंगे आगे आय विधि। आय विधि, इस विधि द्वारा सभी क्षेत्रों के आय को जोड़ा जाता है, चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन तथा आय दोनों विधि से किया जाता है। आय विधि देख सकते हैं, भूमि इक्वल टू किराया, पूंजी इक्वल टू ब्याज और श्रम इक्वल टू मजदूरी और उद्यमी इक्वल टू लाभ, ठीक है। व्यय विधि के बारे में देख लेंगे। यहाँ पर आगे देखेंगे हम लोग आर्थिक नियोजन, ठीक है। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय नियोजन, ठीक है। राष्ट्रीय नियोजन संसाधन के उचित उपभोग के लिए सरकार नियोजन प्लानिंग करती है। भारत में नियोजन का इतिहास योजना आयोग के भी पुराना है। भारत में सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में AM विश्वेश्वर श्रेया की पुस्तक इंडिया में नियोजन का संकलन प्रस्तुत की गई थी। इसके पश्चात 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता के एक राष्ट्रीय आयोजन की समिति के गठन किया गया। इस कांग्रेस में कांग्रेस योजना भी कहा जाता है। आगे चलकर 1944-45 में भारत के 8 उद्योगपतियों द्वारा भारत के आर्थिक विकास हेतु एक प्लान बनाया गया, जिसमें बॉम्बे प्लान कहा गया। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान भी तैयार किया गया। कृषि नियोजित सोवियत संघ के नियोजन की व्यवस्था लाए, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग इस नियोजन को उन्होंने समवर्ती सूची में रखा और इन्हीं सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया और यह गैर संवैधानिक है, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग नियोजन के लिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, जो रूस के संविधान से लिया गया। योजना आयोग को 1 जून 2015 को नीति आयोग यानी NITI आयोग का कर दिया गया। नेशनल इंटरेस्टिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजना को बनाना है। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसका काम पंचवर्षीय योजना तैयार करना था। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बन चुकी है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं तथा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य में रहते हैं। यह पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग रिमार्क में कुछ दिया है। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों की चर्चा संविधान में नहीं होता, यह गैर संवैधानिक है। इन दोनों की रचना संविधान के बाद में, अतः इसे संविधानोत्तर निकाय कहते हैं। नोट, योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों का सृजन, ठीक है। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं पूंजी निर्माण, समान आय वितरण एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी, आधुनिकीकरण, मानव संसाधन का विकास
आगे देखेंगे निजीकरण, उदारीकरण के वैश्वीकरण में गरीबी की सुरक्षा, तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, धारणीय विकास। आगे देखेंगे हम लोग प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो 1951 से 1956 तक चला, ठीक है। यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। इस योजना में कृषि उत्पादन अपने लक्ष्य से दोगुना बढ़ गया। प्रथम योजना में ही भाखड़ा, नागल, दामोदर घाटी एवं हीराकुंड जैसे बहुउद्देशीय नदी परियोजना चालू की गई, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग कृषि क्षेत्र में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देश के विभाजन तथा युद्ध से उत्पन्न असंतुलन को दूर करना था, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग न्यूनतम समय में खाद्यान्न और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, लघु एवं कुटीर उद्योगों के पुनरुद्धार तथा औद्योगिकरण हेतु वांछित पुष्टिकरण तैयार करना। योजना के अंतिम 2 वर्ष में अच्छे उत्पादन के कारण यह योजना सफल रही, ठीक है, पंचवर्षीय योजना। अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना देखेंगे, आगे दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगर कोई पूछ देगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो यहाँ पर देख सकते हैं 1956 से 1961 तक चला था। यह पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योग को स्थापित करना था। भारी उद्योगों को स्थापना करने के लिए विदेशों से अत्यधिक ऋण लेना पड़ा, जिस कारण इस योजना को असफल माना जाता है, ठीक है। भारत में बड़े बड़े स्टील प्लांट इसी योजना में लगे हैं। इस योजना को राउरकेला उड़ीसा जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ सोवियत संघ के सहयोग से तथा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल यूके के सहयोग से इस्पात संयंत्रों को स्थापना हुई, ठीक है। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। आधारभूत और भारी उद्योगों को पर विशेष जोर देकर तीव्र औद्योगिकरण करना, रोजगार अवसरों में बड़े पैमाने पर प्रसार, आय और धन की असमानताओं में कमी करना और आर्थिक शक्ति को अधिक समान वितरण करना, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग झारखंड का बोकारो स्टील प्लांट यूएसएसआर के सहयोग से तीसरी पंचवर्षीय योजना लगा है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक चला था। इस योजना का उद्देश्य कृषि तथा उद्योग दोनों को बढ़ाना या अब तक की सबसे असफल योजना रही, ठीक है। यह योजना भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त बनाने का लक्ष्य के साथ प्रारंभ हुई थी, ठीक है। देखेंगे खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करना तथा उद्योगों और निर्यात की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन को बढ़ाना, बुनियादी उद्योगों जैसे इस्पात, रसायन, ईंधन को और बिजली के क्षेत्रों में विस्तार तथा मशीन निर्माण की क्षमता स्थापित करना, ताकि भविष्य में 10 साल के भीतर अपने ही संसाधनों का औद्योगिकरण जरूरतों को पूरा किया जा सके। इस देश की मानवीय शक्ति का पूर्ण प्रयोग रोजगार अवसरों में वृद्धि है। इस योजना का असफलता के 3 कारण हैं, ठीक है। कारण को जान लेते हैं हम लोग। 1962 में चीन से युद्ध, जिसके बाद नेहरू की मृत्यु हो गई। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध और तीसरी है 1966 का भीषण सूखा। लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया कि जय जवान जय किसान, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग इस योजना के 3 साल बाद 3 साल तक कोई योजना नहीं बनी, जिसके योजना अवकाश कहते हैं। योजना अवकाश 1986 से 1969 तक वार्षिक योजनाएं यहाँ पर देख सकते हैं। वार्षिक योजनाएं जो वर्ष 1965 से में भारत पाक युद्ध, लगातार 2 वर्षों का घोर सूखा, मुद्रा का अवमूल्यन, आम उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत में वृद्धि तथा योजना
के लिए संसाधनों में कमी के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप में देने में देरी हुई। वर्ष 1966 से 1969 के बीच चौथी योजना के प्रारूप के तहत ही 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। इस अवधि को योजना अवकाश कहा गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हरित क्रांति यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में 1966 में प्रारंभ में हुई। विश्व में इसकी जनक अमेरिका वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलग को मानते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन हैं। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। हरित क्रांति में उन्नत बीज हाई यील्ड वैरायटी का प्रयोग बढ़ावा दिया गया। हरित क्रांति में मोटे अनाज के उत्पादन पर जोर दिया गया। इसमें गेहूं उत्पादन बढ़ गया, धान का उत्पादन को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि दलहन एवं तिलहन का उत्पादन घट गया। हरित क्रांति का केंद्र यूपी का शामली में था। हरित क्रांति में सर्वाधिक लाभ पंजाब को हुआ। द्वितीय हरित क्रांति, इसमें आनुवंशिक रूप से वृद्धि किए गए फसल को बोते हैं। इस फसल को जेनेटिकली मॉडिफाई फसल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना जो 1969 से 1974 तक। इस योजना का उद्देश्य स्थिरता को प्राप्त करना था, किंतु यह योजना स्थिर हो गई क्योंकि इस दौरान प्रतिकूल मौसम से फसल बर्बाद हो गए। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के प्रारूप DR गॉडिल ने तैयार किया। मई 1970 में संसद में रखा। इस योजना का मूल उद्देश्य स्थिरता का आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया था। इस योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस योजना का उद्देश्य निम्नलिखित थे। ठीक है, स्थिरता के कारण साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हुई। राष्ट्रीय आय एवं रोजगार अवसरों में वृद्धि, आय एवं संपत्ति का समान वितरण तथा क्षेत्रीय असमानताओं में कमी, संतुलन, विकास स्तर पर जोर, तीव्र गति से औद्योगिक विकास तथा आधारभूत एवं भारी उद्योग पर विशेष बल। उड़ीसा में भीषण चक्रवात आए। 1971 में बांग्लादेश युद्ध हो गया तथा शरणार्थी का संकट आ गया, जिस कारण यह योजना असफल हो गई। परिवार नियोजन इस योजना का मुख्य लक्ष्यों में से एक था। आगे देखेंगे हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1974 से 1978 तक। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना था। गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्रों कार्यक्रम लाया गया। 1975 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। इस योजना को जनता पार्टी सरकार ने समय के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया। इस योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ठीक है, इस योजना का पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। न्यायपूर्ण मजदूरी कीमत नीति अपनाई गई। अनवरतर योजना रोलिंग प्लान 1978 से 1980। ठीक है, इसे जनता पार्टी की सरकार ने लाया। यह गांधीवादी मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को DDT लकड़वाला ने तैयार किया। रोलिंग प्लान की उपलब्धि की चर्चा नहीं है। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985। इस योजना में औद्योगिकरण पर मुख्य जोर दिया गया। जनता पार्टी सरकार द्वारा पांचवी योजना को समय से ही 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दी। छठी योजना 1968 से 1983 की लागू हुई। ठीक है, इस दौरान जनता पार्टी का सरकार गिर गई और कांग्रेस पुनः 1980 में सत्ता में आई तो छठी योजना का पुनः व्यवस्थित कर 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक के लिए लागू किया। छठी योजना के गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन का विशेष बल दिया गया।
इस दौरान मानक व्यक्ति वर्ष को रोजगार मापने के लिए अपनाया गया। यह योजना के गलत अगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में एक कार्यदल ने गरीबी निर्देशकों को तैयार किया। इस गरीबी रेखा में से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी के रूप में परिभाषित किया गया। छठी योजना 15 वर्ष की दीर्घायु अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई। अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को पहली बार छठी योजना के अपनाया गया। आगे देखेंगे हम लोग छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो 1980 से 1985 तक चला। इस योजना के उदारीकरण मुख्य जोड़कर जनता पार्टी की सरकार पांचवी योजना के एक पूर्व समाप्त घोषित कर दी। छठी योजना 1978 से 1983 तक लागू की गई, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग इस दौरान जनता पार्टी की सरकार गिर गई और कांग्रेस पार्टी 1980 में सत्ता में आ गई। तो छठी योजना को व्यवस्थित कर 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 के लिए लागू किया। इस योजना में गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन का विशेष बल दिया, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग इस दौरान मानक व्यक्ति 1 वर्ष को रोजगार मापने के लिए अपनाया गया। यह योजना के अंतर्गत अगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इस योजना को एक कार्यदल ने गरीबी निर्देशक तैयार किया था। इस गरीबी रेखा के ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी का शहरी क्षेत्र में व्यक्ति की परिभाषित किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेंगे हम लोग। 7वीं पंचवर्षीय जो 1985 से 1990 इस डॉक्टर चक्रवर्ती ने तैयार किया। इसमें गरीबी को परिभाषित किया गया। 1989 में जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ किया गया। यह योजना दीर्घकालीन विकास युक्तियों को पर जोर देते हुए उदारीकरण पर बल देने वाली थी, ठीक है। इस योजना का लक्ष्य अनाज का उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करने के लिए इस देखेंगे हम लोग के अवसर के वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक एवं न्याय के मूल अवधारणाओं के तहत विकास करना था। यह एक सफल योजना रही। आधुनिकीकरण स्वीकृत का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न एवं योजनाओं को उत्पादक में वृद्धि, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थापित करना, ऊर्जा संरक्षण एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 योजना 2 वर्ष की देरी से शुरू हुई क्योंकि 1991 में आर्थिक संकट थे। इस योजना को मनमोहन सिंह ने तैयार किया। इस योजना में मानव संसाधन, शिक्षा एवं उदारीकरण पर जोर दिया गया, जिस कारण इसे शिक्षा का समर्पित योजना कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग यह योजना उदारीकरण अर्थव्यवस्था के रूप में प्रणीत W.H. मुलर मॉडल पर आधारित थी। मानव संसाधन विकास प्रमुख उद्देश्य शताब्दी में अंत में तक पूर्ण रोजगार सृजित करना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक विकास, पेयजल और प्राथमिक स्वच्छ विभाग सुविधा को विकास किया, ठीक है। 9वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेंगे हम लोग। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक यह अमरेन मॉडल पर आधारित थी। इसमें न्यायपूर्ण प्रणाली को अपनाया गया। यह योजना भूकंप, कारगिल युद्ध तथा 1956 के परमाणु परीक्षण के कारण असफल हो गई। इस योजना का लक्ष्य राजकोषीय नीति लागू करना था ताकि केंद्र और राज्य को सार्वजनिक क्षेत्र राजस्व के घाटे को कम किया जा सके, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे सामाजिक न्याय समानता के साथ आर्थिक। 9वीं पंचवर्षीय योजना मुख्य उद्देश्य थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना देख लेंगे 2002 से 2007 तक जो चला था। इसमें शिक्षा को बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया। अधिक व्यापक के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित 10वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007
ऐसे समय लागू की गई जबकि अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा सुधारों का दौर अपनी चरम पर था। योजना में कृषि एवं महत्वपूर्ण तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया क्योंकि कृषि क्षेत्र में विकास में लाभ को व्यापक रूप से फैलाने की सर्वाधिक शक्ति है। उन क्षेत्रों में तीव्र विकास सूचित किया गया जो लाभप्रद रोजगारों को अवसर सृजित करने वाले थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेंगे 2007 से 2012 तक चला था। इसमें हर क्षेत्र के विकास के लिए समावेशी विकास चलाया गया। यह त्रिमुतम विकास पर जोड़ा गया। आगे देखेंगे हम लोग तथा 1 अप्रैल 2010 को भिंड मिल योजना प्रारंभ की गई। हालांकि इस योजना को संसद ने 2005 में मंजूरी दी। इस योजना में वन क्षेत्र में वृद्धि का लक्ष्य रखा किंतु वन 24% घट गई, 22 रह गया। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना को देख लेंगे जो 2012 से लेकर 2017 तक चला था। ठीक है, इसमें प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार एवं कमी का लक्ष्य रखा गया किंतु यह दोनों बढ़ गया। इस योजना में परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा। तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास इस योजना को उपशीर्षक है। यह योजना में ऐसे समय शुरू हुई कि जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसे दूसरे वित्तीय संकट का सामना कर रही थी जो 11वीं योजना का अंतिम वर्ष यूरोजोन पर आए ऋण संकट के कारण शुरू हुई। इस वित्तीय संकट असर भारत सहित देशों पर पड़ा था। इस दृष्टिगत 12वीं योजना के तहत इस बात पर जोर दिया गया कि हमारी पहली प्राथमिकता का होनी चाहिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था के विकास दर को फिर से तीव्र किया गया और साथ में ही यह भी सुनिश्चित हो गया कि हमारी विकास प्रक्रिया समावेशी और धारणीय रही। नीति आयोग के बारे में देखेंगे हम लोग। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत रूपांतरण संस्थान नीति आयोग की स्थापना एक सरकारी संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई। इसमें योजना आयोग को स्थान ले लिया। नीति आयोग सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह केंद्र पर राज्य सरकारों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रूप में मुद्दों पर राजनीतिक एवं तकनीकी सलाह देता है। यहाँ पर देखेंगे नीति आयोग का संचालन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त राजीव कुमार और कार्यकारी परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ शासित क्षेत्रों का उपराज्यपाल। पूर्णकालीन सदस्य के बीके के शाश्वत रमेश चंद्र बीके पाल देखेंगे। पदेन राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री अमित शाह, गृह मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत थे। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़कर वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।